ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये चैप्टर आई से 10 मार्क्स कम से कम आएगा। 3 पार्ट में पढ़ना है। कितना पार्ट में? 3। पार्ट 1 इसका पढ़ना है आज, वो है थ्योरी। क्या पढ़ना है? थ्योरी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम का पेपर में करीब करीब 36 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इससे भी आ सकता है। पार्ट 2 पढ़ना है डायरेक्ट मेथड। इस चैप्टर में मेथड है। और पार्ट 3 हम लोग को पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। ये दोनों में से ज्यादातर जो आता है वो है तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड। समझा? 6 से 10 मार्क्स के बीच में। कितना? 6 से 10 मार्क्स के। आज का क्लास थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले को, जो कि है थ्योरी। क्या है? थ्योरी। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, फिर इनडायरेक्ट। आज फ्राइडे है। आज क्लास 11:30 से हो रहा है। कल सैटरडे को भी 11:30 से होगा, और मंडे को भी 11:30। तो 3 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे अच्छा खासा मार्क्स, ठीक है। 11:30 साढ़े। संडे को सिर्फ नहीं है क्लास, संडे को इकोनॉमिक्स का क्लास है, ठीक है, 10 बजे। अब देखो ये चैप्टर क्या बोलता है। 1 नंबर से लेकर के पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 7 तक थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है। एक एक बात पढ़ेंगे, एक एक बात समझेंगे क्या बोल रहा है, क्योंकि देख रहे हो ना कितना ज्यादा मार्क्स का है। क्या बात क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। A company's balance sheet and statement on profit and loss account cannot provide any information in respect of inflow and outflow of cash। एक ही वर्ड खाली हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कैश। और ये लाइन बोल क्या रहा है? ये लाइन ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी कंपनी का देखो, बिजनेस 3 तरह का होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटर। क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर। एक होता है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में कुछ ऐसा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके हेल्प से हम लोग अधिकतर क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिख के निकालते भैया? यहाँ पे सारा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, यहाँ पे सारा डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। इतना समझ लो, ठीक है। और हम लोग का निकल क्या किया जाता है इस एरिया में? ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग का जो दूसरा चीज बनता है, वो बनता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है? प्रॉफिट
एंड लॉस, यहां पे लिखते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ उठ के आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम सारा लिखते हैं इनडायरेक्ट खर्चा, क्या लिखते हैं, और खर्चा माइनस करने के बाद हमारे सामने जो आता है उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं, अब बात समझने वाला ये है कि मेरे को बस ये इतना चीज सिखा पा रहा है कि भैया जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, पूरा बात ध्यान सुनना, एक एक लाइन पे टाइम। ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और फिर बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या करते हो ना तुम लोग, या फिर क्या होता है कि खाली कैश होता है ना, कैश। एग्जाम्पल 11,000 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, मान लो 11,000 है तो 11,000 लिख दिए। इसको इसी बात से आपत्ति है कैश फ्लो को, कह रहा है कि आप ये जो 11,000 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में भी सेम ऐसे ही आप अकाउंट फॉलो करते हैं, सेम ऐसी तरह बनता है ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट पीएल, अप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ सेम। बस उसमें क्या होता है कि पीएल के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और भी चीज बनता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो कल प्रैक्टिस कर रहे थे तुम लोग। फिर बनता है तुम्हारा मान लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तब बनता है लास्ट में बैलेंस शीट। मतलब बीच में दो चीज एक्स्ट्रा आ जाता है, इतना समझ के चलो। लेकिन इसमें भी ये नहीं पता चल पाता है कि भैया कैश कहां से कितना आया, कहां से कितना गया। और जब तुम किसी कंपनी के बारे में बात करते हो, किसके बारे में बात करते हो, कंपनी। कंपनी में ट्रेडिंग फेयर बैलेंस शीट नहीं बनता है। कंपनी में दो चीज बनता है, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनता है, और इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है ये जरा एक बार समझो। मान लो जैसे कि यहाँ पे सेल्स लिखे, और सेल्स में से लाइन से जितना भी खर्चा है सारा खर्चा माइनस कर देंगे तो मेरा जो आ जाएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट इसका ऐसा बनता है, लाइबिलिटी, एसेट्स। और इसका एसेट्स में एक चीज खाली लिख दिया जाता है, कैश, वही 11,000। यहाँ पे ये प्रॉब्लम सेम है। अरे मेरा प्रॉब्लम तो दूर करो, मेरा प्रॉब्लम ये कि जो 11,000 का आना जाना हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमको एक अलग से पेपर बना के बताओ। तो जब इसी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बनता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जिस डॉक्यूमेंट में को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें लाइन से लिखा रहता है कहां कहां से पैसा रिसीव्ड हुआ है, सब चीज का नाम, और कहां कहां पैसा पेड हुआ है, सब चीज का नाम। और वो करने के बाद हम लोग को पता चला इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तो इतना पैसा बैलेंस बचा, जो कि हर बार हम लोग का 11,000 हम लोग मान रहे एग्जाम्पल के। तो हम लोग को बनाना सीखना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि वाई नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will never show the inflow and outflow of cash. Why can you prepare? Because a company's balance sheet and statement of profit and loss cannot provide any information respect to inflow and outflow of cash a particular accounting period. पहला कारण क्यों कैश फ्लो बनाना है, हमको दिख नहीं रहा है, हमको दिखना है कि कहां कहां से पैसा आ रहा है जा रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो
प्रोवाइड द वाइटल इंफॉर्मेशन। भैया ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब महत्वपूर्ण जानकारी क्या होता है? अरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कैश फ्लो को क्या प्रोवाइड करता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड मतलब किसी एक साल में आपका पैसा कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ कहाँ से गया है। इससे क्या होगा कि जिस जगह से पैसा आया उस जगह पे आप और ध्यान दे पाओगे। ठीक है। मान लो मेरा एक कंपनी जो मोटरसाइकिल बनाता है, तीन तरीका का मोटरसाइकिल बनाता है। इकोनॉमिक मोटरसाइकिल जो हमारे रोड पे चलता है नॉर्मली, एक माउंटेनर मोटरसाइकिल जो माउंटेन्स वगैरह में चलता है, और एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। अगर हमको ये दिख रहा है कि मेरा ज्यादा पैसा इकोनॉमी से आ रहा है, भले वो सस्ता बाइक है तो क्या हुआ, ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? इकोनॉमी बाइक से आ रहा है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्योंकि दिक्कत यहाँ पे क्या था कि जब आप ट्रेडिंग पेल बनाते थे, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग पेल में सीधा सीधी लिख देते थे कि आपका सेल्स हुआ है मान लो 1 करोड़ का, लेकिन आपको ये तो नहीं ना पता चलता था कि किस सेक्टर से कितना सेल हुआ है। कैश फ्लो उसको क्या करेगा? डिस्टिंग्विश करके बता देगा, तो आप फोकस ज्यादा अच्छा से कर पाओगे कि कहाँ कहाँ से। क्लियर है बात? गेट। अब क्या कह रहा है, हम लोग को दूसरा रीजन पता चल गया कि वाई कैश फ्लो नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर फॉर ए कंपनी टू सर्वाइव। सर्वाइव किसी भी कंपनी के सर्वाइव के लिए मतलब उस कंपनी को जिंदा रखने के लिए, एबिलिटी टू मेक प्रॉफिट में नॉट बी इनफ, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये काफी नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल बता दें। देखो, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है। ये साल भर में बेचा है 100 करोड़ का माल। कितना करोड़ का माल? और ये साल भर में बेचा है 10 करोड़ का माल। ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसका 5% कैश सेल है। कितना है? और इसका 100% कैश सेल है। तो जरा एक चीज समझना, ये 100% कैश सेल है, तो 100 करोड़ का सामान बेच के इसके पास कितना मनी रिसीव हुआ? 10 करोड़ पूरा पूरा पूरी। लेकिन इनका 100 करोड़ का माल बेच करके इनको कितना पैसा रिसीव हुआ? बाकी पैसा आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या होगा, बाकी पैसा बाद में मिलेगा। पेमेंट मिलने में अब क्या होगा? डिले। बट आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया है कि आपको अपने सारे एम्प्लॉय को और बिजनेस का सारा जनरल खर्चा आपको उसको तो टाइम टू टाइम देना पड़ेगा ना। आप इलेक्ट्रिसिटी वाले को नहीं बोल सकते कि जब पेमेंट आएगा तब देंगे। तो देखो, प्रॉफिट के नजर में जाहिर सी बात है 100 करोड़ और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन बिजनेस अच्छा से चले इसके लिए क्या चाहिए? हम लोग को कैश फ्लो भी तो अच्छा चाहिए, पैसा आते रहे तब ना। कोई दिक्कत है इस बात में? पक्का? देखो, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। 3 रीजन मिल गया। 3 रीजन काफी है। 2 से 4 मार्क्स का आएगा वाई कैश फ्लो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ तक। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा, बाद में बता दे। वाई कैश फ्लो नीड टू प्रिपेयर। पहला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे क्या बात कर रहा है? कह रहा है ना, कंपनी को
ग्रेटर अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, हम लोग किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? शुरू से बिजनेस करते हैं तो किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? हम लोग का ध्यान जाता है ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे। किस पे जाता है? वो कह रहा प्रॉफिटेबिलिटी पे तो ध्यान दे, साथ ही साथ लिक्विडिटी पे भी ध्यान दे। दो चीज कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? एक वर्ड कह रहा प्रॉफिटेबिलिटी पे तो ध्यान देते ही है, लिक्विडिटी। अब एक बात बताते तुमको, जब तुम ऐसा अंदाजा लगाता हो कि किसी इंसान के पास दिन भर में 100 कस्टमर आता है, 100 कस्टमर को वो 50 रुपए का मोमो प्लेट बेचता है, ठीक है, तो 100 × 50 उसका इतना कमाई हुआ, 5,000 वो तुम उसका कैश फ्लो नहीं जोड़ रहे हो, तुम उसका प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे हो, तुम उसका लिक्विडिटी यानी कि कितना कैश दिन भर में आया गया तुम ये हिसाब निकाल रहे हो। प्रॉफिट तो उसमें से जेन्युइन खर्चा माइनस करने के बाद पता चलेगा। बात समझा? तो कह रहा है कि आपके पास लिक्विडिटी भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में तुम कोई भी बिजनेस एग्जांपल लो, उसमें लिक्विडिटी का बड़ा जबरदस्त काम है। क्यों भैया जबरदस्त काम है, जरा समझो। एक मोमो वाला भी अगर आज दिन भर में 100 प्लेट बेचा है, कितना प्लेट बेचा है, और उसको पैसा नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट डे को सब्जी भाजी कैसे लेके आएगा? उसको 3 दिन बाद पैसा मिलेगा तो 3 दिन बाद फिर मोमो का दुकान लगाएगा। उसको 2 दिन का पैसा अपने पास रख के चलना पड़ेगा ना, और 2 दिन का पैसा उसको कहीं से कर्ज लाना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ। प्रॉप प्रॉफिट मतलब तो लाभ हो गया वर्ष। अच्छा, निगेटिव कैश फ्लो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड is a strong sign of the potential problem that can affect the company operation as well as financial and investing। कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी में निगेटिव कैश फ्लो हो गया है, ज्यादा निगेटिव कैश फ्लो में समझते हो, कैश फ्लो आने से ज्यादा, पैसा आने से ज्यादा जाने का ज्यादा हो गया है ऐसा। ठीक है, देखो ये बात कहना गलत होगा। आदित्य की एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, आपका पेमेंट ज्यादा हो गया, आपका पेमेंट ज्यादा हो गया, मतलब क्या है जरा समझे। हम कोई भी सामान बना के जब बेच रहे हैं तो उसमें वर्कर वर्कर सबका खर्चा तो हम जोड़ के रखते हैं। दिक्कत ये कि हमको वर्कर को पैसा देना है, और मेरे पास डेटर से पैसा आने में रुक गया है। डेटर मेरे को 5-5 6 रुपए करके दे रहा है, मेरे दिन का खर्चा 6-6 हजार पड़ रहा है। बात समझ में आया? तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे समझो। मेरा पर डे का खर्चा 500 पड़ रहा है, तो 30 दिन का खर्चा कितना होगा? करेक्ट। और इस महीना हम सेल कितना किए हैं? इस महीना हम सेल किए हैं एग्जाम्पल मान लो 25,000 का। तो भैया साफ साफ है कि प्रॉफिट मेरा कितना है? प्रॉफिट तो मेरे को दिख गया 10,000। बात समझा? लेकिन दिक्कत यह है कि इस 15,000 रुपए का पेमेंट भी तो करना है ना, जब मेरे को 25,000 मिल जाए तो। हाँ या ना? तब मेरे को एक बार बताना, लेकिन ये जो मेरा इंसान है जिसको माल बेचे हैं, सेल किए हैं, ये डेटर मेरे को बोला है 12,000 इस महीना देंगे, 13,000 रुपया अगला महीना। तो भैया इस महीना मेरे को पेमेंट कितना करना था? 15, मिलेगा कितना? शॉर्ट कितना पड़ गया? 3,000 रुपए। तो मेरा कैश फ्लो निगेटिव ही ना हो गया? और ऐसा बार बार हो रहा है, एक बार हो गया तो समझ में आता है, अगर ऐसा बार बार हो गया रिपीट, अगर ऐसा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आपकी कंपनी का बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, ऑपरेशन, फाइनेंस जुटाने का तरीका और पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका, तीनों ही क्या है? गड़बड़ है। यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि कैश फ्लो में 3 आइटम हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या क्या? ऑपरेशन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। कितना चीज? बिजनेस 3 पार्ट में बटा रहता है। सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग, बिजनेस करने के लिए पैसा। दूसरा बटा होता है उस पैसा को आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट किए हो उसके ऊपर काम। एग्जाम्पल बताते हैं हम अपने पापा से 10 लाख रुपया मांग के लाए, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हो गया? उसमें से हम 6 लाख रुपए का एक मशीन खरीदे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उस 6 लाख रुपए की मशीन पर कोई सामान बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब उसको बेचेंगे, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पैसा आएगा, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आया? तो 3 एक्टिविटी है।
सारा कीवर्ड हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो इतना तो हमको समझ में आ गया। हाँ, ऊपर का सारा बात पढ़ के कि जो कैश फ्लो है ये एक्सट्रीमली यूजफुल है, यानी कि बहुत ही काम का चीज है, जिससे आप अपना कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। अब जो प्रॉब्लम तुम लोग को हम यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या बन सकता है जरा समझो। दो प्लानिंग बन सकता है, या तो हम कुछ भी करके अपना खर्चा क्या करेंगे, 12,000 रुपये लेके आएंगे, ठीक है, या उससे भी कम, पहला, क्योंकि मेरे को कलेक्शन ही 12,000 रुपये हो रहा है। दूसरा तरीका, या तो हम ऐसा नियम बना देंगे कि हम अपने डेटर को बोलेंगे कि आपको, ठीक है, 60% पेमेंट, कितना परसेंट, सेम मंथ में करना पड़ेगा जिस मंथ आप अपना सामान खरीद रहे हैं। बात समझा? तो अब प्रॉब्लम ये आएगा कि डेटर तुमको 60% क्यों दे, किसी और दुकान से ले ले। तब आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट पे, कि हम प्रोडक्ट कितना अच्छा बनाए कि लोग मेरे से खरीद के लेके जाए। तब मान लो कि 25,000 का सेल होगा, 25,000 का 60% निकालो, कितना होता है, हो गया बराबर। देखा? तो ऐसा नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? और ये नियम कब बना पाए, जब तुम्हारे सामने ये पता चला कि प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, प्रॉफिट तो 10,000 कमा रहे हो, तुम्हारा कंपनी का लिक्विडिटी ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम ये तरीका अपनाए। क्या ये तरीका अपनाने से प्रॉफिट बदल गया? नहीं, प्रॉफिट तो वही है जो आपका पहले। हाँ, क्लियर है बात? हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, खास करके अकाउंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट सिर्फ हम नहीं पढ़ रहे, पूरा दुनिया पढ़ता है। इसी वजह से यहाँ पे बोला है, एक लाइन पढ़ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन यूके रिकॉग्नाइज दैट, मतलब कि एक विदेशी संस्था, बस इतना समझ के चलो, ठीक है। वो कुछ बोला है और कुछ नहीं। क्या बोला, ध्यान रखना। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन कौन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन कौन होता है? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो लोग होता है। कितना लोग? दो। एक को कहते हैं इंटरनल यूजर, क्या कहते हैं, और एक को एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपके कंपनी का हिसाब किताब से किसको मतलब, गवर्नमेंट को। बात समझा? तो क्रेडिटर को भी आप कह सकते हैं, बैंक को भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो पैसा प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल में किसको किसको आप कह सकते हैं, इंटरनल में आप एम्प्लॉय को कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, डायरेक्टर, मेंबर, कंपनी का मालिक लोग, ये लोग हर वक्त कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ता है। अब एक बात बताना, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, प्रिंस तुमसे पूछ रहे हैं एग्जांपल, ये तुमसे क्रिश तुमसे 1 लाख रुपया मांगेगा, और हम 1 लाख रुपया मांगेंगे, तुम किसको दोगे? तुम्हारे पास है, क्यों? तुमको हम पे विश्वास है। लेकिन जो मार्केट है, जो दुनिया, वो ऐसे नहीं चलता है, वो दुनिया ऐसे नहीं चलता। दुनिया चलता फाइनेंशियल पोजीशन देख के। तो तुम वो इंसान हो, एक एग्जांपल, बैंक को जो लोन देने वाले हो, बैंक दोनों में से तो किसी को नहीं चिंता है, बैंक दोनों को फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, और देखने के बाद ये फैसला लेगा।
ठीक है, तो इसके पहले जो प्रिंस हमको पैसा दे रहा था वो किस पे दे रहा था? भरोसा डेट मीन गुडविल पे हमको लोन मिल रहा था। और गुडविल भी एक प्रकार का क्या होता है? एसेट्स होता है ना। और इसको भी क्या मिला? लोन मिल रहा है। क्या देखिए, इसके पास बहुत सारा संपत्ति होगा, लोन दे देते हैं। दोनों ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरा इनटेंजिबल है, मेरा दिख, उसका दिख, बोलिए। क्या? ग्रीन का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है हाँ और उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसका देखो हाँ, तो देगा उसे वो। हाँ, इसको लेकर तो कोई प्रयास हमें टाइम यही सब करवाओ वो। अब फोन सब कोई साइलेंट कर लो, पहले ही बोल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इंफॉर्मेशन ऑफ लिक्विडिटी। क्या चीज? लिक्विडिटी। एक बात बताना, कोई इंसान बिजनेस करता है, क्या करता है? उससे ज्यादा जल्दी लोन पता है किसको मिलता है? जो इंसान नौकरी करता है। ऐसा क्यों भैया? बिजनेसमैन तो ज्यादा पैसा कमा रहा है। देखो, बैंक का ये मानना है ना कि प्रॉफिट कौन कमा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हम लोन दे रहे हैं मान लो 10 लाख रुपए का, तो उसका ईएमआई बन रहा है 10,000 रुपए। कितना बन रहा है? तो जो इंसान नौकरी कर रहा है उसका हर महीना 50,000 रुपए सैलरी आ रहा है, तो हम उस सैलरी में से पट सने डिडक्ट कर सकते हैं। बिजनेसमैन वाले का इस महीना हुआ नहीं हुआ उस पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत कुछ है? अच्छा नहीं लगता है तो उस पर भी अब तुम्हारे मन में दो चीज चल रहा है। तुम कंपेयर कर रहा है कि एक नॉर्मल जॉब वाले पर्सन से मुकेश अंबानी, दोनों का लोन अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस है। पर अभी तो तुम उसका कंपैरिजन करो तो ऐसे करो, मुकेश अंबानी से सुंदर पिचाई का। वो अगर आज के डेट में मान लो जाके सुंदर पिचाई 500 करोड़ रुपए का लोन मांगता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसको ज्यादा जल्दी मिलेगा, क्योंकि उससे तुरंत पैसा रिकवर हो पा रहा है। इसको एक तरीका से हम सोचवा रहे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू इन्फॉर्मेशन लिक्विडिटी। आपके पास कितना लिक्विडिटी पड़ा हुआ है? ऐसा बहुत सारे इंसान इसके पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी पड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी डिक्लाइन हो रहा है। बहुत सारा तुमको ऐसा लोग मिलेगा जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वो लोग पेंट नहीं करवा पा रहा है, मेंटेनेंस नहीं है। अरे जिस दिन प्रॉपर्टी बिकेगा उस दिन ना करोड़ों रुपए मिलेगा। राइट नाउ तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वैसे उससे छोटा प्रॉपर्टी किसी के पास है और उसको रेंट पे दे के रखा है, तो हर महीना कुछ पैसा आ रहा है, लोन मिलना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हर्षद मेहता के साथ हुआ था कि उसका लिक्विडिटी नहीं था। वेरिएबिलिटी और फाइनेंशियल एडेप्टिविटी। जीवन में ये चीज कोशिश करना चाहिए ना कि जब आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस को दो पार्ट में बांटो। किस चीज में बांटो? दो पार्ट में। जरा समझ लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते हो? हाँ, उसके एग्जाम्पल, उसमें एक दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, ध्यान देना, वो अपने बिजनेस को दो पार्ट में बांट के रखा है। एक बांट के रखा है रिटेल। क्या बांट के रखा है? एक बांट के रखा है होलसेल। रिटेल और होलसेल क्या है? कोई कोई कंज्यूमर आएगा, सामान खरीदेगा, पसंद आएगा खरीदा, नहीं पसंद आया नहीं खरीदेगा। होलसेल में क्या किया है? बड़ा बड़ा होटल वाले को कांटेक्ट में रखा है, रिजॉर्ट वाले को, कि जब जब उन लोग का नया कहीं पे बिल्डिंग बनता है ये उसको सप्लाई करेगा। तो मान लो उन लोग को 100 करोड़ रुपए का टीवी फ्रिज बेचा, तो 100 करोड़ तो तुरंत नहीं देगा। अब 100 करोड़ उसको, या फिर मान लो कि नंबर ठीक लगे देखने में, इस तरह से हम ऐसा कर रहे हैं कि मान लो 120 करोड़ का बेचा, तो उसको 12 महीना में डिवाइड किया तो उसको हर महीना 10-10 करोड़ रुपए तो आएगा। अब बैंक इस पे फोकस करेगा कि देखो उसका जो इनकम है, ध्यान से सुनना, जनवरी में कितना हुआ? 10 करोड़, और यहां से कमाया 1 करोड़। फरवरी में कितना हुआ? 10 करोड़, यहां से कमाया 2 करोड़। मार्च में क्या हुआ? यहां से 10 करोड़, यहां से कमाया 3 करोड़। अप्रैल में क्या हुआ? 10 करोड़। फिर मान लो कि एग्जाम्पल मार्केट गिर गया,
10,50,00,000। तो ये तो हर महीने का अपना टोटल सेल्स बताएगा ना, क्या बताएगा कि भैया मेरा पहला महीना क्या हुआ 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 10.5 फिर 10। तो बैंक क्या नोटिस करा कि किसी भी महीना 10 से कम, नहीं है। तो बताओ उस वेरिएबिलिटी जो उसका सेल्स वेरी कर रहा कम, उसमें भी कुछ फिक्स्ड पोर्शन है कि नहीं है? हाँ, वो फिक्स्ड पोर्शन क्या है उसका 10। तो बैंक, हाँ तो बैंक क्या कर लेगा, बैंक ऐसा सोचेगा कि काम करते हैं, अगर इसको लोन देते हैं, ठीक है, तो अगर ईएमआई 5 करोड़ रुपए महीना होता है तो ठीक है, क्योंकि इसका हर महीना 10 करोड़ तो लगभग सेल, तो हमको 5 करोड़ तो आराम से दे ही देगा। बात समझा? तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत संकट? इसको कहते हैं वेरिएबिलिटी, फाइनेंशियल एडेप्टिविटी। नहीं समझ में आ रहा? उसको यार हाँ, तो भैया लिक्विडिटी का मतलब पहले ही समझ गए थे हम लोग, वेरिएबिलिटी का ही मतलब समझ गए, फाइनेंशियल एडेप्टिबिलिटी का मतलब अब सुनो, बैंक का दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल एडेप्टिबिलिटी हम खर्चा से रिलेटेड समझा रहे हैं। आप जनवरी में जोड़ रहे हो 10 करोड़, लेकिन आपका जनवरी का सेल एक्चुअली में है कितना? आपका जनवरी का सेल एक्चुअल में है 120, ठीक है, +1, 121, क्योंकि आप जनवरी में एक ऑर्डर दिए थे 120 करोड़ का, अब प्लस यहाँ पे आप 1 करोड़ का इस महीना सेल किए, तो जनवरी में हकीकत सेल कितना है? अब एक बात बताओ, जब तक ये पैसा मेरे पास रिकवर होगा, जब तक ये पैसा मेरे पास आएगा, हम सामान बेचे थे 120 करोड़ का, जिसमें दाम था सामान का 100 करोड़ रुपए, कितना था? यानी कि बेचते वक्त मेरा फायदा सीधे सीधे कितना था? लेकिन ओवर ए पीरियड, समय बदलते समय के अनुसार, 1 साल बाद जब मेरे को पूरा 120 करोड़ रुपए मिला, तो हमको क्या करना चाहिए आमतौर पे? फिर जाके 100 करोड़ का टीवी फ्रिज लाना चाहिए फिर। लेकिन अब वही 100 करोड़ का टीवी फ्रिज का दाम कितना हो गया है? 102 करोड़। मान कितना से बढ़ गया है? 2 करोड़। तो जो सामान पहले आप 100 करोड़ में लिए था, वो कितना हो गया? 102। कितना का फ्लक्चुएशन आ गया है? 2 करोड़। ये 2 करोड़ किसके चलते हो बाबू? इन्फ्लेशन, मार्केट में क्या आ चुका है? महंगाई, नया मॉडल, नया चीज सब कुछ आ चुका, और ऐसा हर चीज के संग होता है। तो सोचो प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है। अब इसको तुम लोग 2 करोड़ 4 करोड़ बड़ा अमाउंट लग रहा है कि ठीक है भैया चलिए ना, अगर वो 120 करोड़ में बेचा था, सोचा था 20 करोड़, 18 करोड़ प्रॉफिट निकाल पाया, क्या ही बात है, छोड़ दी, कोई दिक्कत वाली। लेकिन तुम ऐसा सोचो कि एक इंसान 1 केजी चीनी बेचा, 34 में खरीद के 36 में बेचा, अब वो बोला कि हमें 36 रुपया नेक्स्ट मंथ देंगे, और नेक्स्ट मंथ चीनी का दाम 36 हो गया, तो अब नेक्स्ट महीना उसे फिर लेगा, पैसा दिया जाके चीनी खरीदेगा, उसका प्रॉफिट तो गया, उसका प्रॉफिट तो एक बार तो दुकानदार को क्या फ्यूचर का कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। क्या चीज? फ्यूचर कैलकुलेशन। तो वो जानबूझ के कितना में बेचेगा? वो 34 का चीनी खरीद के एग्जाम्पल बता रहे, 44 में तो बेचेगा ही, क्योंकि उसको वो पता है कि चीनी हमेशा 2-4 रुपए से बढ़ता है। कितना से? तो अपना प्रॉफिट 5-6 रुपए के ऊपर ही रखेगा कि कुछ तो प्रॉफिट कमाए। बात समझ में आया? तो कि महंगाई को हम क्या कर पाए? कवर कर पाए। कोई दिक्कत इसमें? हम लोग के एक क्लाइंट है, उनका नाम है प्यारे लाल अग्रवाल। नाम में क्या है? मरवाड़ी है। अब ये करते क्या, जरा ध्यान से बनना, ये ना क्लिप्स, टेबल्स, इन सब का लाइट वेट बेचते हैं, और ये 3 तरीका से सामान बेचते हैं। बिजनेस को कितना पार्ट में बांट के रखे? 3। एक बना के रखे क्रेडिट, उधार वाले को सामान किस रेट में देते हैं? जो मार्केट रेट चलता रहता है, ठीक है।
जो इनसे कैश में सामान खरीदना आता है, सब सामान को 1% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। 1% प्रॉफिट, इमीडिएट कैश मिल जा रहा है ना, इमीडिएट। अब तीसरा ये लगता है, जो इनका कॉस्ट प्राइस है उससे 5% कम में बेचते हैं। 5% कम, यही तो दिमाग शॉर्ट कर दिया ना। 5% कि 100 का सामान खरीद के 95 में बेच कैसे रहा है। और दूसरा दुकानदार लोग क्या कर रहा है, आप कैश में खरीदिए, उधार में खरीदिए, जैसे खरीदिए, दाम एक ही रहे। यही तो मर गया ना इंडिया। अब इनके पास 1% प्रॉफिट कमाने के चलते सोचो, जो सामान, ध्यान से समझना, और बहुत इनका 72 करोड़ का सेल है। अब तुम सुन के दिमाग खराब हो जाएगा कि बेवकूफ बिजनेसमैन है कि दिमाग हो ध्यान में। मार्केट रेट 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया में खरीद के लाया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 100 का सामान मार्केट में चल 120, तो सबको 120 में ही देगा। यहाँ पे केवल 101 रुपया में देगा, और यहाँ पे तो सीधे 95 रुपया में देगा। कितना में देगा? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो 95 वाला देगा ना, इसका आपको बिल नहीं मिलेगा। बात समझा? पहला बेनिफिट। दूसरा, वारंटी नहीं मिलेगा। बात समझ तो क्लियर है चीज। अब बताओ, ये सामान खरीदने कौन आता होगा? ये सामान इनसे खरीदने आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। इतना सारे स्ट्रीट लाइट वगैरह सब लग रहा है, सब इनके पास आ रहा है, क्योंकि लोगों को आज लगाना मतलब रहता है क्या? का वारंटी पीरियड का बस लग रहा काम चल रहा है। बात समझ आया? तो इनका जीएसटी पूरा बच गया, पहला पॉइंट था ना। और इसमें में भी ये प्रॉफिट कमाए हैं। क्या कमाए हैं? प्रॉफिट। कैसे कमाए वो बताएंगे तुमको। ये जो 101 रुपए में बेचे, तुरंत मुनाफा 1 रुपया का दिख गया। बात समझा? तो कोई महंगाई का सामना नहीं है। और ये तो मार्केट रेट से 120 कमा ही रहे हैं, जब जो महंगाई होगा। हो गया ना। अब बात इनका ये आता है कि भैया इसमें तो हमको साफ साफ लॉस समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा रेड जोन में लाइए तो, और हम लोग को समझाइए। इसमें तो साफ साफ हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? लॉस। कितना का? 5 रुपए। पता है क्या करते हैं? तुमको क्या लगता है तीनों में से तेजी से माल कौन सा निकलता होगा? 95। प्राइस भी कम है। रीजन क्या है? पहला रीजन है कि प्राइस कम है। दूसरा रीजन है कि गवर्नमेंट के काम में रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो डिमांड क्या होगा? हाई होगा, तो जल्दी 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 निकल रहा। तो इन सारे सामान पे ना इनको हेवल्स और फिलिप्स भारी डिस्काउंट देता है। पहला चीज क्या देता है? हेवी डिस्काउंट। कैसा है कि 100 का सामान खुद ही उनको 98 में दे देता है। बोलता है तुम ये सामान 100 में मिलेगा, ये 100 में मिलेगा, बट तुम यहाँ पे लोगे तो तुमको 98 में मिलेगा, क्योंकि तुम ये वाला प्रोडक्ट बहुत तेजी से बेचवा रहे हो। पहला। उसके बाद क्या कहता है कि सुनिए, आपको ना इसके साथ ऐसा एग्जाम्पल हो, आप इस साल इतना का सेल करवाए हैं, इस बार चलिए आपको एक 5 लाख का कार गिफ्ट। अच्छा, मतलब एक्सेसरीज मिलता है। 5 लाख का कार गिफ्ट। 100 का सामान खरीद के 95 में बेच दिया। अब 100 को मानो 100 लाख है। 95 में बेचा, 95 लाख रुपए आ गया बेच के। 5 लाख का गाड़ी आ गया। हाँ, 5 लाख आ गया, गाड़ी बेच दिया, जो गाड़ी में गाड़ी बेच दिया। 5 लाख, टोटल 100 लाख लगा के 100 लाख आया, और वो उसको 2% डिस्काउंट दिया ही था। तो जिसमें तुमको लॉस दिख रहा है उसमें भी घूम फिर के 2% कमाया। लेकिन गवर्नमेंट के नजर में क्या है? इसको प्रोसेस समझ में आ रहा है। हालांकि सब गलत है, इतना था इन करने वाले कर रहा है। तो तुमको दिख रहा है, जहां तुमको प्रॉफिट नहीं दिख रहा वही तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के बैठा है। क्लियर ये बात? इस चीज को कहते हैं फाइनेंशियल एडेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं? तो कितना ध्यान से इसे कहते हैं मरवाड़ी। बताइए, दो कहानी बहुत फेमस है मरवाड़ी लोग का, 2-3 कहानी। एक बार तुम लोग रील्स में देखो, एक बार एक मरवाड़ी गिर रहा था, गिरते गिरते रुका है,
और अपनी बीवी को बोला आज रोटी मत बनाना। इतना ये लोग कॉस्ट पे ध्यान देता कि वेस्ट कुछ छत से गिर रहा था, गिरते गिरते हवा में रुका है, और अपनी वाइफ को बोला है कि रोटी मत बनाना, आज मैं रोटी हॉस्पिटल में खाऊंगा। एग्जाम्पल के लोग इतना फोकस रहता है कॉस्ट के लिए। दूसरा मरवाड़ी का एक और फेमस एग्जाम्पल है, रोज बॉर्डर पे जाएगा, अब पीछे बोरा लिया रहेगा, फाड़ फाड़ के चेक करेगा कि बोरा में कुछ स्मगलिंग का सामान है, कुछ मिलेगा नहीं, जाओ जाओ। अब कुछ दिन बाद आना बंद हो गया, तो अफसर लोग मिला, बोले यार तुम कुछ तो स्मगलिंग करता था, पता नहीं चलता था, क्या स्मगलिंग करता था? तो बोले आपका भी ध्यान नहीं दिए। बोले क्या? आपके सामने तो स्मगलिंग करते थे। बोले क्या तुम बोरा लेके आते थे, बोरा फाड़ के देखते थे? तो बोला कि बोरा तो आपको दिखाने के लिए था, जो बाइक लेके आते थे वही स्मगलिंग का बाइक था, हमेशा मेरे पास नया नया बाइक रहता था। तो कस्टमर नहीं, इससे ये सीखना है कि कस्टमर का फोकस भटका दो। जो कोडक कंपनी है ना, कैमरा बनाता था 10,000 का, बेचता था उसको 11,000 में, प्रॉफिट कितना कमाए? 1,000। कितना परसेंट? 10%। उसमें जो डालने वाला रील आता था, रील उसको बनाता था 100 में, बेचता था 300 में, प्रॉफिट कितना कमाया? 200%। बात समझ आ रहा है तुम? दिखाओ कि हम कैमरा बेच रहे हैं, लेकिन तुम कंपनी में बेच क्या रहे हो? आईटीसी पूरा दुनिया को दिखा रहा है कि हम कॉपी पेन ये सब बेच रहे हैं। आईटीसी दो चीज बेच रहा है, सिगरेट और होटल। बात समझ रहे तुम? ये चीज इसी वजह से याद रखना कि जो सच में रिच होता है वो बताता नहीं कि हम रिच हैं। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया भैया, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, इंटरेस्ट बढ़ गया। आओ आओ आगे देखते हैं। हम लोग बोले कि सर, ये सवाल यहाँ पे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आप ही बताएं कि खर्चा लिखते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए मेरा 10,000 खर्चा हुआ तो मैं 10,000 लिख देंगे, और मेरा कमाई 1 करोड़ हुआ तो 1 करोड़ लिखे थे। यहाँ 10 लाख मान लो, 10 लाख कर देते हैं, तो भैया मेरा 90 लाख सीधा सीधी आएगा। तो फिर कैश फ्लो बनाने की जरूरत क्या है? तो बताया गया, बताया ये गया, accrual accounting used in the producing profit and loss और income और expenditure। क्या यूज होता है? एक्रूवल अकाउंटिंग यूज होता है क्या चीज में? प्रॉफिट एंड लॉस में। और तुम एक्रूवल कंसेप्ट समझ चुके हो, फिर से एक बार सही दिखाते हैं। हम्म फीस का एग्जांपल लेते हैं। 50 स्टूडेंट है, 100 रुपए मिलने वाला है पर बच्चा से, फी कितना हो गया? 5,000। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको क्या लगता है 100 बच्चा हर महीना टाइम पे फी दे देता है क्या? प्रॉब्लम है, ठीक है? कि 50 बच्चा है, आपको 100 रुपया करके क्या हर बार मिल रहा है? आंसर है ना। अब इसमें से दिया है मात्र मान लो 30 बच्चा, 100 रुपया करके, तो कितना? अभी जो बीच का गैप क्रिएट हुआ, कितना का गैप क्रिएट हुआ? 2,000। ये 2,000 मेरा क्या बन गया? डेटर। क्या हो गया? डेटर। अब इसका दो चीज हो सकता है, या तो फ्यूचर में हमको रिकवर हो जाएगा, या तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मेरा जिंदगी तो कट रहा है 3,000 पे ना, लेकिन सरकार बोलता है या फिर अकाउंटिंग रूल बोलता है कि आप लिखो 5,000। हाँ, टैक्स भी 5,000 होगा। खुद नोटिस करो, सेल्स तो पूरा लिखते थे ना, कैश और क्रेडिट मिला के, तो प्रॉफिट भी उसमें निकला। जो बैड डेब्ट हुआ तो हाँ, जब बैड डेब्ट हुआ तो जितना बैड डेब्ट पता चला हो तो ठीक है, जो नहीं पता चला इसी उम्मीद में बैठेंगे ना कि मिलेगा। हाँ या ना? अभी मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा एक भी रुपया नहीं डूबेगा, कुछ ना, आज नहीं तो कल सारा पैसा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है।
तो गवर्नमेंट ने मेरे से 5,000 पे 30% टैक्स मांग लिया, तो 5,000 का 30% कितना होता है? 1,500। और हम कमाए कितना है? 3 अभी हाथ में आया ही 3,000, उसमें से 1,500 चला गया। तो हम तो ये देख रहे हैं ना कि सर आया 3, गया 15, बचा 15। हाँ, बात सही कि बाद में और हम क्या कमाएंगे, 2,000 मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा ना। तो आप रिकॉर्ड जो सेल हुआ अगर उसको कहते हैं तो इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। क्या कहते हैं? और ये जो 3,000 है इसको कहते हैं कैश बेसिस। क्या कहते हैं? कैश बेसिस। तभी हम एक चीज और तुम लोग क्या दिलाते हैं, जैसे दिया रहता था रेंट 10,000, तो उसमें ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग। क्या करते थे? 2,000। अरे भाई हम अभी नहीं दिए, देना तो है ना, इस बार का खर्चा है तो लेस प्रीपेड। प्रीपेड मतलब भैया पिछले साल का रेंट एडवांस में दे दिए थे, कितना? 1,000। आने वाले साल का रेंट पहले, आने वाले साल का रेंट आने वाले साल में लिखना। अगर हम अपने बुक में सीधा सीधे लिख रहे हैं कि रेंट 10,000 दिए हैं, तो इसको कहते हैं कैश बेसिस। क्या कहते हैं? और ये हिसाब किताब करके लिख रहे हैं कितना आएगा मेरा? 11,000, तो इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। क्या कहते हैं? एक्रूड बेसिस का मतलब होता है इस समय में कितना खर्च हुआ। बात समझा तुम? कैश बेसिस बोलता है आपके पास से कैश कितना गया, कैश कितना आया। तुम्हारा पूरा अकाउंट किस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एकमात्र कैश बुक और कैश कैश बुक और कैश फ्लो वो बनता है एक्रूअल बेसिस। बात समझ में आया? हाँ सॉरी, कैश बेसिस पे। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो। तो इतना बड़ा बड़ा थोड़ी लिखेंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड टू लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश। बस इतना काफी है, उसके बाद नहीं। हाँ हाँ, वो लिख सकता हूँ हम, मतलब मेरे को जो सही लगा हम वो बता रहे हैं। कैश फ्लो कोई नहीं इससे निकालेंगे ऑपरेटिवली डायरेक्टली। पहला पॉइंट एडवांटेज का, नीचे लाइन लिखना। दूसरा, इट कैन प्रोवाइड, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन, मीट इट्स ऑब्लिगेशन। बस इतना। लाइबिलिटी, हम जो लोन वाले एग्जांपल दिया, आपका जितना कैश फ्लो आएगा उसके अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना लोन चुका सकते हो। बात समझा? तो हो सकता है मेरे पास, फिर से बता, हो सकता है मेरे पास 10 करोड़ का संपत्ति हो, इन महीना का 10,000 रुपया आ रहा है,
तो लोन का ईएमआई हम 10,000 तक ना भर सकते हैं, फिर रोज अपना घर का एक ईटा बेचेंगे। इट इनहेंस द कंपेरेबिलिटी, क्या होता है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे हम लोग कंपेयर किए थे ए बी सी और एक्स वाई जेड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए बस इतना, इट इनहेंस द इनहेंस द कंपेरेबिलिटी। 3 पॉइंट मिला, बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं मिला, छोटा छोटा। चौथा पॉइंट, एसएससी किसको कहते हैं? ये तो छोटा सा पॉइंट है, पूरा होगा। देखो एसएससी समझा देते किसको कहते हैं। अगर तुम लोग मेरा इनकम का हिसाब किताब कर रहे हो, ये वाला हिसाब किताब समझो, तुम लोग मेरा कर रहे थे ये वाला, तो हम वो व्यक्ति, हम क्या, हम एसएससी हैं। अगर तुम लोग M2S कॉमर्स ट्यूशन का कर रहे हो तो वो एसएससी है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो। हम एसएससी हैं सर। अब आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इसको करने के बाद हम लोग को एक चीज पता चलता है कि डिफरेंस है किसमें किसमें, नेट प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो। बात समझ आया? तो बस this statement enables the user to assess why the assets and liability are increased or decreased during the accounting period। इससे ये भी पता चलता है कि एसएससी का एसेट्स क्यों साल में बढ़ा है और घटा है, क्योंकि आप लाइबिलिटी को कितना पेमेंट क्यों रिकॉर्ड होगा, कौन कौन सा याद है? पापा से 10 लाख रुपए लेके आए, लाइबिलिटी आया, कर्जा ही नहीं लेके आए, 6 लाख का मशीन खरीदे, एसेट्स बढ़ा। तो जब स्टेटमेंट बनाएंगे सारा बात लिखेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि एसेट्स क्यों बढ़ा, लाइबिलिटी क्यों घट रहा है। It provides information concerning the cash and non-cash financing investing transaction during the accounting period। ये कैश, नॉन कैश, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैश और नॉन कैश को हम लोग ये भी कहते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना, ऑपरेटिंग क्या कहते हैं, और आगे जाओगे तो पता चलेगा कैश फ्लो 3 पार्ट में बटा भी, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। एडवांटेज आएगा तो कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट टोटल है, जिसमें से आएगा लिखने को 4 या 5 पॉइंट याद करना, ठीक है। अब आगे क्या कैश फ्लो में ना उसका, क्या कैश फ्लो में कोई तकलीफ है, क्या कोई लिमिटेशन है? लिमिटेशन का मतलब, लिमिटेशन को हम लोग और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, करेक्ट, एग्जाम में पूछेगा। कि क्या कैश फ्लो का कोई डिसएडवांटेज है, तो हम लोग बोलेंगे यस, हाँ है। देखो कितना 4 पॉइंट दिया हुआ, कितना 4, क्या क्या पहला, द मीनिंग ऑफ वर्ड कैश इज नॉट क्लियरली प्रिस्क्राइब एक्सप्रेस। जो वर्ड कैश है, क्या है कैश, उसका अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग मतलब होता है। नॉट क्लियरली प्रिसाइव और एक्सप्रेस। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ये बोलते हैं मेन, उसका एक मीनिंग होता है, वीमेन एक मीनिंग होता है, कैश का मतलब अलग अलग है। तो मतलब मेरे लिए कैश का मतलब क्या होगा, जो मेरे जेब में पड़ा हुआ पैसा, वो एक बड़ा बिजनेसमैन लोग या फिर बड़ा बड़ा मॉल लोग जो कैश में ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, उसके लिए पैसा का मतलब क्या, जो बैंक में, कोई एक ऐसा कंपनी जो इंडिया में बिजनेस ही नहीं करता, सामान इंडिया में बनाता है, बेचता इंडिया के बाहर है, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गया, क्या तो कोई परफेक्ट डेफिनेशन थोड़ी है, बात समझ रहे हो? अलग अलग हो सकता है, करेक्ट, जिसको बाद में लोग ठीक करने की कोशिश करेगा। सिंस कैश इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल समझते हो, व्यापार करने के लिए 2 तरह का लगता है, एक लगता है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनना, हम एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो कलकत्ता में हमको अपना एक ट्यूशन सेंटर खोलना है, तो 5 लाख रुपए सेंटर का दाम है।
ठीक है ना। उसके बाद चलो 5 लाख रुपए सेंटर को देंगे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 5 लाख रुपए देके खरीद लो, या तो 1 लाख रुपए एडवांस दो, बाद में तुम जब निकलोगे तो तुमको 1 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएगा। हर महीना का रेंट 10-10 हजार रुपए पड़ेगा। मेरे पास सकान नहीं है, मेरे पास सकान नहीं है कि हम 5 लाख देंगे, तो 1 लाख रुपए हम जो देंगे ना वो तो ब्लॉक हो जाएगा, वो हो गया फिक्स कैपिटल। अब बाकी का जो 10-10 हजार रुपए देना है, वो हर महीना महीना देना है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को अपनी जेब से ही देना है, कुछ बिजनेस से कमाएंगे और हो सके तब अपनी जेब से लेना है। बात समझ तो उस हिस्सा को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आप एक चाउमीन का दुकान खोले, आप चाउमीन का दुकान खोले, चाउमीन का दुकान में आप गैस ओवन वगैरह सब खरीद के लाए, तो एक बार खरीद के लाए, उस पर क्या खर्चा हुआ, अब बार बार तुम उस पर चाउमीन सब्जी ये सब जो गए, वर्किंग कैपिटल हुआ। हाँ या ना, कोई दिक्कत? हम्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कैश फ्लो एक्रूड। क्या ये एक्रूड को मदद करता है? ये एक्रूड को कहीं जगह नहीं देता है। कैश फ्लो किस पे बनता है? कैश बेसिस। अगर तुम ऐसा बोलो कि एक्रूड के अंदर कैश रहता तो सही है, 5 हजार के अंदर 3 हजार हो सकता है, लेकिन 3 हजार के अंदर 5 हजार कहीं। कभी कभी बहुत बड़ा डिफरेंस देके चल जाता है नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। बात समझ आए? तो अब जैसे देखो, हम लोग जेठालाल का सीधा सीधी जोड़े कि भैया 120 करोड़ का सामान बेचा था, 100 करोड़ में खरीद के कमाई कितना हुआ? 20 करोड़। लेकिन सारा बहुत कुछ नहीं जोड़े हम। वो बेचारा उतना बड़ा दुकान रखा, उसका डिप्रिसिएशन लगता होगा, अपना स्टाफ लोग को सैलरी देता होगा, चाय नाश्ता पानी करवाता होगा, हो सकता है 120 करोड़ रुपए में किसी को कुछ कमीशन दिया होगा। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा आइटम, ऐसे डेप्रिसिएशन, ये कैश में नहीं होता है, ये सब तो छुप गया ना। तो वो तो लिख दिया, हम्म। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये जब बनाते तो उसमें तो ये दिया ही रहता है। जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताएंगे, देखना डायरेक्ट में कहीं ये वर्ड नहीं आता, आता ठीक है। अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में खाली कैश फ्लो है, क्या है? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस आने का सवाल ही कि तुमको ये दे। तो अभी तक 3 क्वेश्चन बना, व्हाट इज कैश फ्लो पहला क्वेश्चन, दूसरा व्हाई कैश फ्लो, तीसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कैश फ्लो हम लोग अपने मन से बनाना स्टार्ट किए हैं। हमारे देश में हर चीज स्टैंडर्ड से होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड। यहां तक कि जो आप हेलमेट भी पहनते हैं उसके पीछे भी ISI का मार्क रहता है, हेलमेट के पीछे। देखना, नोटिस करना, ISI का मार्क रहता है हेलमेट के पीछे। कोई भी हेलमेट के पीछे देख सकता है, देखा है कभी? चार्जर या मोबाइल डिवाइस में देखना, ऐसा करके एक मार्क रहता है सेफ्टी का, 8 टाइप का रहता है ना। ये सब स्टैंडर्ड है, जरा समझो स्टैंडर्ड क्या होता है। हिसाब किताब लिखने का मेरा एक तरीका होगा, हिसाब किताब लिखने का आपका एक तरीका होगा, ऐसे तो बड़ा तकलीफ आएगा। जो ये सब स्टैंडर्ड ऊपर तो स्टैंडर्ड यहाँ पर हो सकते हैं। क्या पूछ रहा है? ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये यहीं का है कि सब जगह पे ये तो हम करेंगे। कोई अब जब सुनो, अब मेरा हिसाब किताब करने का तरीका अलग हो सकता है, तुम्हारा हिसाब किताब करने का तरीका अलग हो सकता है। तुम कल से उठ के बोलेगा कि सबसे पहले हम ऊपर ना, तुम मेरे को बोलेगा कि भैया देखिए 3 एक्टिविटीज है, हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि आप अपने पापा से 10 लाख रुपए मांग के जाते, सबसे पहले ऊपर हम सजाएंगे फाइनेंसिंग। क्या सजाएंगे? फिर हम नीचे सजाएंगे इन्वेस्टिंग, और तब लिखेंगे ऑपरेटिंग।
अब प्रिंस बोला कि भैया सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग लिखेंगे, फिर ऑपरेटिंग लिखेंगे, फिर फाइनेंसिंग लिखेंगे। हम बोल रहे सबसे पहले इन्वेस्टिंग लिखेंगे, ठीक है, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग। एक आदमी आके बोला पहले हम ऑपरेटिंग लिखेंगे, फिर फाइनेंसिंग लिखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इन्वेस्टिंग लिखेंगे। एक आदमी आके बोले हम लोग ऑपरेटिंग लिखेंगे फिर इन्वेस्टिंग। लफड़ा नहीं होगा? होगा ना कि अलग अलग आदमी अलग अलग तरीका। समझने में तो दिक्कत होगा ना, 5 मिनट देरी लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम लोग के देश में एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है इसका? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ। ये लोग एक स्टैंडर्ड बना दिया है उस AS3, क्या नाम है, ऐसा पकड़ के चलो अप्रैल 2004 में आया, जो बता दिया कि आपको किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो कौन सा सही तरीका है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये सही तरीका है। कोई दिक्कत है आपने? और कैश फ्लो का एक बड़ा दिक्कत क्या था कि कैश का मतलब नहीं पता था, ये बता दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ बन सकता है, क्या बोल रहा है, डिफाइन। कोई भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट, व्हाट इज कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। तो ये पूरा सजा दिया और बता दिया। सबसे पहले क्या बताएं, कैश कंप्राइज। जब भी हम कैश वर्ड बोलेंगे इस चैप्टर में, जब भी हम कैश वर्ड बोलेंगे तो 2 चीज का मतलब है कैश बोलने का। एक, कैश आपके कितना हैंड में है, दूसरा कैश कितना आपके बैंक में। 2 चीज। अगर हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट, कैश की तरह, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convert into the amount cash which are subject to insignificant risk. एग्जाम्पल बता दे। मेरे पास 2 चीज गिनवा दी, बैंक में 5,000 है, जेब में 5,000 है, इसका मतलब हो गया कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब म्यूचुअल फंड हम करवा के रखे, क्या म्यूचुअल फंड। 2 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड भज जाता है। अगर हम 100 म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हैं, आज बेचना चाहेंगे, ठीक है, तो मंडे तक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब बीच में अगर सैटरडे संडे ना पड़े, बात समझ में, तो शायद हो सकता है कल ही आ जाएगा, कितना जल्दी। लेकिन घर हम सोचे कल बेचने का, बिक जाएगा क्या? तो किसका लिक्विडिटी पावर हाई है? इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि म्यूचुअल फंड का, शेयर मार्केट का, इस सब तरह की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट, जो बहुत तुरंत इजीली। बात समझ। तो अब सुनो, मेरे पास 100 करोड़ का एक बिल्डिंग पड़ा है और एक इंसान से हमको 100 करोड़ रुपया लेना है। हम रास्ते से जा रहे थे, यहाँ मेरा बिल्डिंग पड़ा, यहाँ उस इंसान का घर जिससे 100 करोड़ रुपया लेना है। अब मेरे को अभी 1 करोड़ रुपए का काम है, बिल्डिंग में से 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं? लेकिन इसके पास जाके बोलते रहते तो 100 देने 1 करोड़, तो ज्यादा लिक्विडिटी कौन? बात समझ रहा तो, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो बोल रहा है कि कैश इक्विवेलेंट। दूसरा, तीसरा, कैश फ्लो किसको कहते हैं? कैश फ्लो 2 चीज होता है। कैश फ्लो में एक आता है इनफ्लो, क्या आता है, एक आता है आउटफ्लो। जब हम सामान बेचते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और जब सामान खरीदेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा। पूरा कैश फ्लो 4 वर्ड पे टिका हुआ है, कितना, इनफ्लो, आउटफ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अरे इनफ्लो आउटफ्लो को मेक में काउंट कर रहे हैं। सुनो, आगे ऑपरेटिंग किसको कहते हैं? जिस काम से आपका मेन पैसा आता हो,
मेरे ट्यूशन में ना दो तरीका से इस महीना पैसा है, एक 5,000 रुपया और एक ना मान लो कि हम कुछ बेंच बेच दिए उससे पैसा आया। मेरा मेन बिजनेस क्या है, बेंच बेचना की ट्यूशन बेचना? ट्यूशन बेचना ना, तो ट्यूशन पढ़ाना मेरा मेन काम है। मेन बिजनेस क्या है? तो जब आपका मेन बिजनेस से जो पैसा आता है उसको किस में डालते हैं? ऑपरेटिंग में। किस में डालते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ। हम जो बेंच बेचे, बेंच मेरा क्या था? एसेट्स था। एक टाइम में इसका पैसा क्या किए हैं? इन्वेस्ट। आज उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। ये हमारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। पापा से जो कर्जा लिए थे या आपने जेब से जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो सब चर्चा किस में आएगा? अब सुनो एक और चीज, इस महीना मेरे को 15,000 रुपया मिला, 5,000 रुपया ट्यूशन पढ़ा के, ऑपरेटिंग 5,000 रुपया बेच बेच के, इन्वेस्टिंग, अब 5,000 रुपया पापा हमको दे दिए लोन, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तुम तो एक नजर से देख रहा कि भैया के अकाउंट में 15,000 है, आनी बोलता है ना, ए भाई तुम जो पैसा देख रहा हो मेरा नहीं है, तुम जो पैसा देख रहा हो मेरा नहीं है। मार्केट होता है ना कि इसका पैसा उसका पैसा, हाँ या ना? प्रिंस, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताया था? वो चीज जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मेरा म्यूचुअल फंड या जैसे मेरा डेटर से मिलने वाला पैसा। तो हमको कुछ लिस्ट याद होना चाहिए कि किसको किसको क्या बोलते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बोरोइंग, बैंक एंड नॉन बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल, और अकाउंट पेबल का मतलब ट्रेड पेबल या फिर बिल्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर बोले थे तुरंत बिक जाएगा। डिपॉजिट विद द मैच्योरिटी ग्रेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। मतलब डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी, कोई भी पैसा जब 3 महीना के लिए जमा कर, अभी कुछ दिन पहले बैंक में 13,000 रुपए का एफडी किए 3 महीना के लिए, तो कल मन करेगा कल तोड़ लेंगे, हो सकता है ब्याज कम मिलेगा, पैसा तो मिलेगा मेरा। इन सबको एग्जाम्पल को जहां जहां हम हाईलाइट किए उतना चीज खाली याद होना चाहिए, फॉर्म्स बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो बता दिया कैसा होना चाहिए, पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। हम भी यही वाला बताए थे जो हाईलाइट किए, देखो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो ऑपरेटिंग में क्या क्या आ सकता, हम ये बोल देते हैं कि भैया ऑपरेटिंग में जो जो चीज, ऑपरेटिंग में वो चीज आता है जो मेरा मेन बिजनेस से रिलेटेड है। अब मेरा मेन बिजनेस पता है क्या चीज का है? सपोज कर लो टॉय बनाने का है, खिलौना, ठीक है। और पार्क उर्क में भी खिलौना लगाते हैं, मेरा खुद का भी पार्क होता है बड़ा, ठीक है, ये टॉयज भी हम लगाते हैं पार्क, ठीक है। पार्क, क्लब, ये सब सब कुछ। चलो क्लब फैसिलिटी देते, क्लब में जो टॉयज होता है ना बच्चा लोग खेलने के लिए। अब बताओ मेरा मेन बिजनेस क्या है? बच्चा लोग के लिए खिलौना बनाना, क्लब बुक करवाना, ये सब। पहला देखो क्या दिया, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मेरा गुड्स क्या है? टॉय बेचना। मेरा गुड्स बेंच बेचना या कोई फर्नीचर बेचना नहीं है। अगर किसी का काम फर्नीचर बेचना हो तो उसके लिए गुड्स क्या होगा? अगर हम बिल्डिंग बेच रहे हैं तो मेरा बिल्डिंग बेचना काम नहीं, लेकिन एक प्रमोटर बिल्डिंग बेच रहा है तो उसका बिल्डिंग बेचना। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, क्लब भाड़ा पे देते हैं, बर्थडे पार्टी इसके लिए उसके लिए, उसमें अपना खिलौना वगैरह रख के बेचते हैं कि बच्चा लोग सेलिब्रेट करे। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस एंड कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। मेरा जो खिलौना बनाने में जो मटेरियल यूज होता है ना, बड़ा यूनिक मटेरियल है, उससे बच्चा को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। सपोज दैट ऐसा कुछ मटेरियल है, वो मटेरियल सिर्फ हम यूज नहीं करते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी यूज कर रहा है, और उसी मटेरियल का खिलौना बना बना के अपने देश में बेचा, तो हमको कुछ कमीशन देगा ना, क्योंकि मटेरियल हम डिस्कवर किए हैं, उसको कहते हैं रॉयल्टीज। पूरा वर्ल्ड में पाकिस्तान किसी कंपनी को अलाउ नहीं किया है। मेरे को केवल एक एग्जांपल दे रहे हैं,
मेरे को एक अलाउ करके रखा है कि आप अपना टॉय हमारे देश में बेच सकते हैं। मेरा मेरा टॉय मान लो पूरा ना, ठीक है, रबर फॉर्म में बनता है सारा टॉय, जिससे बच्चा को कोई नुकसान ही नहीं होगा। प्लास्टिक से नुकसान हो सकता है, फाइबर से, कचकड़ा से सब नुकसान, रबर से तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फीस या, तो वो मेरे से लेता है फीस ट्रेड करने के लिए। वो फीस बिजनेस का मेन खर्चा है। कमीशन, मेरा पूरा भारत में जो इंसान माल बेचवाता है उसको हम कमीशन देते हैं, मेन खर्चा है, मेन कमाई है ये सब। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खिलौना बनाने के लिए जिससे रॉ मटेरियल खरीदते होंगे उसको पेमेंट करते होंगे ना। कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोग को या एम्प्लॉय लोग के लिए जो खर्चा करते हैं, मतलब समझो, एम्प्लॉय लोग को सैलरी देते हैं, वो मेन खर्चा है मेरा। एम्प्लॉय लोग को डेली आने जाने के लिए हम कार का सुविधा देते हैं, कैब फैसिलिटी, तो भी तो हम एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहे हैं ना। ऑपरेटिंग में आएगा, किसमें आएगा, ऑपरेटिंग में। बात समझा तुम। कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एंटरप्राइज। अब मेरा खिलौना का टॉय, सॉरी खिलौना का टॉय बोल रहा है, टॉय का फैक्ट्री है मेरा, ठीक है, खिलौना का फैक्ट्री है। अब बताओ उसमें आग लगने का डर है कि नहीं है? आग लग सकता, फैक्ट्री है, मशीन चला, तो इंश्योरेंस करवा के रखे हैं। ये भी क्या हो गया, ऑपरेटिंग में आएगा। आपके पास इनकम टैक्स आप जमा किए थे, रिफंड आ गया, ज्यादा टैक्स दे रही थी सरकार, खुद से आपको वापस कर दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है, समझो। हमको एक कंपनी से ऑर्डर आ गया कि हमको 10,000, ठीक है, चाबी वाला बंदर बनाना है। अब हम इतना प्रोडक्शन से फुल है कि हम वो चाबी वाला बंदर बना नहीं पा रहे हैं। हम वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को, एग्जांपल के लिए किसी और कंपनी को दे दिए। हमें देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम दिलवा रहे हैं, तो उसमें जितना कमाएगा उसमें से 4% हमको दे देना, तो भी तो हम, मेरा ऑपरेटिंग ही हुआ ना ये सब। जो आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड होगा वो सब कहा जाएगा। अब जरा इन्वेस्टिंग में देखो क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग में खाली एसेट्स खरीदना और बेचना, एसेट्स क्या बोला है, फिक्स एसेट्स एक्वायर हुआ, मतलब खरीदे, ठीक है, भले इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल। डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई एसेट्स बेचे। कैश पेमेंट ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स वारंट और डेब्ट, किसी कंपनी का हम शेयर्स खरीदे तो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजेबल शेयर, शेयर्स बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना। अगर मेरा मेन बिजनेस है शेयर खरीदना बेचना, तब ऑपरेटिंग में जाएगा। लेकिन अगर मेरा मेन बिजनेस, तो हम भी बहुत सारा कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं, अगर सब बेचेंगे तो किसमें आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। कैश एडवांस एंड लोन टू द थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी को आप लोन दे रहे हो तो उसको देखता है इन्वेस्ट करना, भाई तेरे को 10,000 की जरूरत है, दिए तो उसमें 5% ब्याज देंगे, तो मेरा तो इसमें निवेश हुआ ना। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ द एडवांस एंड, अब जब वो मेरे को पैसा वापस भी करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप लोग के लिए यहाँ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, पैसा कहाँ कहाँ से जुटाएं, कर्जा कहाँ कहाँ से जुटाएं, कर्जा कितना कितना चुकाएं। एक बात बताओ, हम किसी इंसान को लोन दिए, हम तो एक तरह से अपना पैसा निवेश करें क्योंकि तुमसे ब्याज कमाएंगे, लेकिन अगर हम किसी से लोन लिए तो मेरे लिए कर्ज हुआ ना। तो मान लो हम प्रिंस को 5,000 रुपए कर्ज दिए, तो हम इन्वेस्टिंग में लिखेंगे प्रिंस फाइनेंसिंग। अब जरा समझो ध्यान से, क्रिश बैंक है एग्जाम्पल, बैंक से हम 5,000 रुपए लेकर के और दे रहे हैं प्रिंस को, तो ध्यान से सुनना, प्रिंस कर्ज ले रहा है, बात समझा, तो प्रिंस लिखेगा कहां पे, फाइनेंसिंग में। हम कर्ज लेके कर्ज दे रहे हैं तो फाइनेंसिंग में भी लिखेंगे, और इसका तो काम ही है लोन देना, ये ऑपरेटिंग, समझ में आ रहा है। देखो कहां कहां से पैसा आता है अपना, शेयर्स बेच के, शेयर्स बेच के, हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हैं, हम अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, वो कंपनी अपना शेयर्स बेच रहा है, वो कंपनी पैसा व्यवस्था कर रहा है,
कर्ज ले रहा है। बात समझ रहे तुम? फिर से हम क्लियर करते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी का, तो हम पैसा उस कंपनी में क्या किए, निवेश। इन्वेस्ट। वो इंसान पैसा ले रहा है तो वो तो कर्ज ले रहा है ना, तो फाइनेंस। डिवेंचर भी हो गया, लोन भी हो गया। कैश रीपेमेंट अमाउंट बोरोड, किसी से सीधा सीधी कैश उधार ले लिए, जो अभी एग्जांपल दिए थे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस जो कंपनी का शेयर हम खरीदे उसका फाइनेंस हुआ तो उस पर हमको डिविडेंड देगा, क्या देगा, तो वो भी कहा लिखेगा, फाइनेंस में। बात समझ तो हम तुमको कर्ज दिए थे 5,000, तुम कहा लिखा था, फाइनेंस में। उस कर्ज पे तुम हमको ब्याज दे रहा है, कहाँ लिखेगा? अगर तुम लोन फाइनेंस में लिखा है तो उसका ब्याज भी फाइनेंस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? Net cash flow from operating activity, there are two methods. One is, another is, जिसमें सबसे ज्यादा आता कौन सा है?